हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। आज क्लास 11th का एक नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये वो अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो मेनली बिजनेस में यूज करी जाती हैं। ये वो अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो नॉर्मल बिजनेस की डेली लाइफ में यूज की जाती हैं, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अब इन अकाउंटिंग टर्म्स के बिना जो है अकाउंटिंग नहीं चलेगी। आप सबको मेनली क्लास 11 के बच्चों को ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारे चैनल का नाम है गौरव कॉमर्स क्लासेस और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9877043033। ठीक है, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करें। हमारे पास क्लास 11th का और क्लास 12th का और सीए फाउंडेशन का जो है बैच क्या कहते हैं ग्रुप चल रहा है। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। जो भी नोट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो आपको सारी टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आज का लेक्चर 1 है। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म रिफर्स टू अकाउंटिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड इन डेली लाइफ ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस की जो डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज की जाती है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब देखो, स्पेसिफिकली आप ये समझो कि टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है बिजनेस में। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है ना, तो उस टेक्निकल लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है? हमारी अकाउंटिंग टर्म्स। सिंपल सी चीज है, अकाउंटिंग टर्म्स जो होती है ना, हर एक चीज का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। आप साइंस में भी 10th तक साइंस पढ़ी होगी आपने, कुछ केमिकल फॉर्मूले जो हैं या केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके कुछ नंबर्स होते हैं, उनको यूज किया होगा। तो वो स्पेसिफिकली उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स जो होती हैं ये हमारे बिजनेस की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, या ये कह लो कि टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो बिजनेसेस में नॉर्मली यूज की जाती है। इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, तो आप सब भी इसके बिना आपका कोई भी आगे ग्रोथ नहीं होगा अगर आप ये टर्म्स अच्छे से नहीं समझोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया था लास्ट पार्ट में। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है खरीदना या बेचना, मतलब किसी भी चीज को हमने अंजाम देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो उस मतलब उसी को आगे हम लीड करेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स पे चलते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स को समझने से पहले देखो, इसमें जो सबसे मेन है ना हमारे पास, वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मेन वही है। ठीक है, एक होती है एसेट्स। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में मतलब पता ही नहीं होगा कि क्या है इनका मतलब, तो आप ये अकाउंटेंसी नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। ठीक है, तो ये भी अकाउंटिंग टर्म्स का ही पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेट से। देखो, एसेट्स मेनली 3 तरह की होती है। पहले तो मैं आपको एसेट का मीनिंग बता दूं क्या होता है। एसेट मीन्स व्हाट या विच commodity thing belongs to us। कोई भी चीज बिजनेस की जो हमें बिलोंग करती है, जो हमारी अपनी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एसेट मीन्स व्हाट अ बिजनेस ओन्स। ठीक है, कि एक बिजनेस जो ओन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। ठीक है, अब लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। लायबिलिटीज में क्या आता है? लायबिलिटीज मीन्स what we owe to others, what we owe to others। मतलब जो हमने बाहर वाले लोगों का पैसा देना, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। इसको हिंदी में कहा जाता है देनदारी। ठीक है, और एसेट का मतलब होता है जो हमारा अपना या किसी से हमने कुछ लेना है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। अब दोनों तीन तीन तरह के होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, आज हम एसेट्स करते हैं क्योंकि इसमें डिटेल है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो अच्छे से करेंगे, कोई भी स्कोप नहीं रहेगा, हमने बिल्कुल भी मिस नहीं करना कुछ भी। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, राइट। सो एसेट्स में सबसे पहले आती है करंट एसेट्स। ठीक है, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स, राइट। नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को आप फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 3 नॉन करंट के बाद आती है हमारी फिक्टिशियस। ठीक है, ये बताऊंगा क्या होती है सारा डिटेल में। ठीक है, ये होती है फिक्टिशियस एसेट्स। अब स्टार्ट करते हैं करंट एसेट से। मैं यहाँ पे इसको सीरियल वाइज चलाता हूँ। करंट एसेट्स।
So number one, current assets. Current assets means those assets which should be converted into cash in a maximum time period of 1 year. ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। करंट एसेट्स का मतलब क्या, वो एसेट्स जो चलती रहती हैं हमेशा, लाइक कि वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। अल्टीमेटली एसेट्स ने तो कैश में कन्वर्ट होना है, ठीक है। सो वो एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से ऊपर नहीं चलेंगे। अगर 1 साल से ऊपर किसी एसेट की ड्यूरेशन हो गई तो वो करंट एसेट्स की कैटेगरी से हट के किस कैटेगरी में आ जाएगी, नॉन करंट। सो वो एसेट्स जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको कहते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल क्या है, कैश, कैश तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में ही है, बैंक बैलेंस भी लिक्विड फॉर्म में है। फिर उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो हाईली सेलेबल होती हैं या इमीडिएटली सेलेबल होती हैं, जिनको आप मार्केट में जाके कभी भी सेल कर सकते हैं और ये आपकी बिक जाएंगी और आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। सरकारी सिक्योरिटीज होती है, इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 90 दिन का होता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मिनिमम तो 1 दिन 1 घंटा भी हो सकता है, राइट। सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एक ही कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं जब हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस करते होंगे, ठीक है। अब वो बिजनेस जब करते हैं तो उधार पे भी माल बेचते होंगे, तो उधार पे जब माल बेचते हैं तो जो पैसा अभी हमने रिसीव नहीं किया, अभी करना है, उसके कंटेक्स्ट में जो हमारा अकाउंट ओपन होता है उसको कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे हमने पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल मतलब जिनसे हमने पैसा लेना है, क्यों, क्योंकि हमने उनको उधार पे गुड्स बेची। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो खर्चा जो हम एडवांस में पे कर चुके हैं, पेड इन एडवांस, ठीक है। आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ठीक है, आप मोबाइल का रिचार्ज 3 महीने का कर दिया, 3 महीने के लिए आपने मोबाइल को रिचार्ज करवा लिया। अब 3 महीने तक आप उस कंपनी की सर्विसेज को क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। तो आपने एडवांस में पे कर दिया तो वो आपकी एसेट बन जाएगी और कंपनी की क्या बन जाती है, लायबिलिटी, जिसको आपने पेमेंट की है। एक्रीवेड इनकम। एक्रीवेड इनकम भी एक नई टर्म है। इनकम तो आपको पता है कमाई होती है हमारी, पैसा कमाना। सो एक्रीव का मतलब क्या होता है, एन अमाउंट विच इज अर्नड, मतलब वो पैसा जो हम कमा चुके हैं बट नॉट रिसीव, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, बट नॉट रिसीव, राइट। वो पैसा जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्रीवेड इनकम। देन इन्वेंट्री, स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक जो है सेम ही मतलब होता है इनका, जो हमारे पास स्टॉक जो है हम जमा करके रखते हैं, ठीक है। अब स्टॉक के कुछ टाइप्स होते हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, इन्वेंट्री के या स्टॉक के, सेम मतलब होता है दोनों का। 5 तरह का स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होती है, ठीक है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स, नंबर 4 लूज टूल्स, नंबर 5 स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब एक एक करके इनको समझते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल मींस, आप सबको पता है रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि वो चीज जो सिर्फ अभी हमारे पास रॉ फॉर्म में है, मतलब उसके ऊपर अभी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, हमने उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रोसेसिंग नहीं की, उसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, 0% प्रोसेस्ड, मतलब बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल के लिए क्या चाहिए, लकड़ी। अब लकड़ी जो है हमारे पास सिंपल अवेलेबल है, उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि लकड़ी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं। देन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि काम प्रगति में है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो चुकी है इसके ऊपर, 30% प्रोसेस्ड, 40% प्रोसेस्ड, इवन 90% प्रोसेस्ड को भी वर्क इन प्रोग्रेस ही मानेंगे, ठीक है। जब तक 100% नहीं हो जाता तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। मतलब क्या होता है ना, कई बार हम घर में लकड़ का काम करवा रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर का, दरवाजे बनवाने हैं, टेबल्स बनवाने हैं, तो अभी सिर्फ कटिंग हुई है, ठीक है, डिजाइन बना के उन्होंने तैयार कर दिया, फिक्स नहीं किए, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में ही आएगा जब तक वो दरवाजा नहीं लग जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है फिनिश्ड गुड्स की। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार हो चुकी हैं, जिसको आप बोल सकते हो 100% प्रोसेस्ड, कि जिनके ऊपर अभी बिल्कुल भी प्रोसेसिंग बाकी नहीं है, दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब लूज टूल्स, ये जो है थोड़ा सा हटके टर्म है, लूज टूल्स। लूज टूल का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैं एक तरखान की बात ही करता हूँ, जो वुड कटर होता है, ठीक है, लकड़ी का काम करता है जो, अब उसके पास हैमर भी होता है, ठीक है, वो अपने काम में नेल्स भी यूज करता है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना लूज मिलती है,
तो इसको हम किसी भी कारीगर के लूज टूल्स कहते हैं। तो एक करंट एसेट का या इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है कि उसके पास कितनी नेल्स पड़ी हुई हैं, ये उसका स्टॉक हो गया, राइट। सो ये फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकते बिकॉज ये लूज टूल्स हैं, ठीक है। मतलब एक फिक्स्ड, पता नहीं जैसे हैमर है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगती नहीं है, और फिक्स टाइम के लिए हम इसको परचेज करते नहीं है। ये डिसाइड नहीं किया था कि एक हैमर जो है कितने साल तक चलेगा, इट इज नॉट श्योर, आज टूट सकता है, 10 साल निकाल सकता है। सो इसको हम लूज टूल्स को जो है इन्वेंट्री वाले या करंट एसेट्स के पार्ट में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे भी ध्यान रखना है आपने। देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, ठीक है। क्या हूँ? आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर का काम जो है ना, अलग अलग साइट्स पे चलता है, कई साइट्स पे उसका काम जो है वो इकट्ठा चल रहा है। तो अब उसने हर साइट पे अपनी मशीनरी भेजी हुई है, थोड़ी थोड़ी लेबर भेजी हुई है, मटेरियल भेजा हुआ है। तो जैसे एक जगह, मतलब एक साइट पे काम कंप्लीशन का जो टाइम है वो है 3 मंथ। अब 3 मंथ्स के बाद उसके पास जब काम कंप्लीट हो गया, उसके पास कितना सामान बच गया, कितना ऑयल बच गया, कितनी ग्रीस बच गई, ठीक है, कितना मटेरियल बच गया, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ दैट आर्किटेक्चर। तो ये भी इन्वेंट्री का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है जी। आई होप आपको पांचवा क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट है नॉन करंट एसेट्स का, जिसको फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। देखो नॉन करंट एसेट्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड या इंटेंजिबल फिक्स्ड, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड जो है वो फर्स्ट पार्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड जो है एसेट्स वो सेकंड पार्ट है, राइट। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, ठीक है। मतलब विच कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड। अब टेंजिबल फिक्स्ड में क्या आता है? मशीनरी, आप सबको पता मशीनरी क्या होती है। बिल्डिंग, जिसको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। फर्नीचर है, किसी भी कंपनी के लिए फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये एक नई टर्म है, ठीक है, मैं समझाता हूँ ये, पहले आप आगे देखते हैं। लैंड, ये भी पता है आप सबको। एसी, ये भी फिक्स्ड है। और कैलकुलेटर, ये भी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर जो है, बच्चे सोचते होंगे सर कैलकुलेटर तो महीने में भी खराब हो सकता है, तो वे फिक्स्ड कैसे? देखो अगर आप कंपनी का कैलकुलेटर लोगे ना, तो 2-2 3-3 साल की तो उनकी वारंटी ही होती है, ठीक है। तो उस कैलकुलेटर को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ना कि उस कैलकुलेटर को जो कंपनी का है ही नहीं, राइट। अब टर्म आती है फिक्सचर एंड फिटिंग्स। देखो आप किसी कंपनी में कहीं किसी जगह पे कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे आपने सारी फिटिंग्स करवाई हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब फिक्सचर्स और फिटिंग्स में फर्क क्या होता है? फिटिंग्स जो है वो चीजें होती हैं जिनको हम अगर जगह चेंज करते हैं, जैसे एक जगह से हमने शिफ्ट कर लिए दूसरी जगह पे, ठीक है। तो वो चीजें जो उतारी जा सकती हैं, जैसे पंखे उतारे जा सकते हैं, ट्यूब्स उतारी जा सकती हैं बिजली की, ठीक है, बल्ब उतारे जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम उतार के अपने साथ नहीं लेके जा सकते, जैसे स्विचेस होते हैं, स्विच प्लग होते हैं ना, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, दैट कैन नॉट बी टेक इट ऑफ, जिनको हम उतार नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं फिक्सचर्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टेंजिबल फिक्स। इंटेंजिबल फिक्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जिनको ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, बस उनको फील किया जा सकता है, या बिजनेस में उनकी एक वैल्यू होती है, मनी वैल्यू। जैसे गुडविल, गुडविल का मतलब होता है एक अच्छा नाम, कि एक अच्छे नाम की वजह से आप मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉपीराइट्स, ठीक है। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उसके कॉपीराइट्स ले लिए, मतलब उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स जो है ये भी इसी का ही एक टाइप होता है, कि जिसके कंपनी के पास राइट्स हैं, कि कंपनी ने जो बना दिया या कंपनी ने जो मैन्युफैक्चर कर दिया वो कोई और यूज नहीं कर सकता। पेटेंट्स भी सेम होता है, लेकिन पेटेंट्स यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। जैसे एक कंपनी है कैनन, कैमरा बनाती है। अब कैनन ने कुछ कॉपीराइट जो है, कुछ पेटेंट जो है अपने प्रोडक्ट के करवाए हुए हैं, वो पेटेंट्स कोई और यूज नहीं कर सकता उनके अलावा। अगर कोई करेगा तो वो उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं कंपनी वाले, ठीक है। और मतलब मन चाहा कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं उनसे। सॉफ्टवेयर्स भी जो है वो इंटेंजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, ना इनको छुआ जा सकता है, ठीक है। देन म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स म्यूजिक कॉम्पोजिशंस बनाते हैं ना, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स का ही पार्ट होती है, बिकॉज वो इंटेलेक्ट से रिलेटेड होती है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है दिमाग से, ठीक है। जो चीज दिमाग से बनती है वो इंटेंजिबल होती है, राइट। थर्ड नंबर पे आती है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक्चुअल में वर्चुअली एसेट्स है ही नहीं, मतलब जो असल में एसेट्स है ही नहीं, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस। इनकी कोई भी रेलेवेंस नहीं होती। अगर अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करें ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, ये तो आप किताबें पढ़ रहे हो, किताबों में तो आपको ये फिक्टिशियस एसेट्स दिख जाएंगी,
लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में निकलोगे ना तो आपको ये एसेट्स देखने को ही नहीं मिलेंगी। सिर्फ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दो ही एसेट्स होती हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर, ये सारी टर्म्स आगे करेंगे हम। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब कंपनी शुरू होती है तो कंपनी के जो शुरू करने के खर्चे होते हैं, शुरुआती एक्सपेंसेस, उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी को प्रमोट करने के लिए कंपनी खर्च कर रही है। देन डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट ऑफ। अब जैसे कि मैंने बोला ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं दोनों, तो इनको राइट ऑफ करना जरूरी होता है। जो कंपनी शेयर्स पे डिस्काउंट देती है या जो कंपनी डिबेंचर्स पे डिस्काउंट देती है ना, लास्ट में ईयर के इनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इनको खत्म करना है, क्योंकि ये किसी भी रेलेवेंस में नहीं है, हमारे किसी भी काम नहीं आएंगे। तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना भी हमारा फिक्टिशियस एसेट का ही पार्ट है। ठीक है जी, तो आज हम यही करेंगे। ठीक है, कल आपको लायबिलिटी करवाऊंगा लेक्चर 2 में, और लेक्चर 3 में बस यही दो है, एसेट्स और लायबिलिटीज थोड़े से लेंदी हैं। उसके बाद तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो एक या दो लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे हमारे। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों से शेयर करें इसको, और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।